नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में। दोस्तों ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है क्या, इसके पूर्व हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में जान पाए। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सभी हेडिंग्स, सभी लेक्चर, सभी हेडलाइंस केमिस्ट्री संबंधित आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। और दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या कहते हैं। दोस्तों एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके केवल एक मोलर सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा दोस्तों, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके केवल एक मोलर सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, राइट। इतना आप समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ डेरिवेटिव से हल करते हैं, जो हमें सबसे आवश्यक चीज है। अभिक्रिया R इज एरो मार्क P यानी प्रोडक्ट। दोस्तों ये है प्रोडक्ट, यहाँ R नहीं है, ये P है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ये R है दोस्तों, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों R इज एरो मार्क P प्रोडक्ट यानी उत्पाद एक प्रथम कोट की दोस्तों क्या है, अभिक्रिया है, राइट। अच्छा दोस्तों ये बताइए, रिएक्टेंट है, इज एरो मार्क, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। दोस्तों रिएक्टेंट कि जब हम लोग क्रिया कराते हैं तभी तो प्रोडक्ट बनता है। अच्छा रिएक्टेंट की क्रिया तो ऐसे हो नहीं जाएगी भाई, हम क्रिया कराएंगे तभी तो होगा। कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर, वातावरण से अगर रिएक्टेंट क्रिया करता है तभी प्रोडक्ट बनाता है। और जब रिएक्टेंट की क्रिया करेंगे दोस्तों कुछ न कुछ समय भी लगेगा, टाइम भी कुछ न कुछ हम निर्धारित करेंगे तभी तो क्रिया करा के प्राप्त करते हैं, ठीक। तो यहाँ दोस्तों जब t=0 टाइम होता है, यानी 0 समय पर इसका जो चेंजिंग कंसंट्रेशन होता है, इसका ये आप देख पा रहे हो जो एक्टिव मास का साइन लगा है दोस्तों, ये सांद्रण होता है, ठीक। यानी रिएक्टेंट का ये सांद्रण है, तो इसकी सांद्रता क्या थी दोस्तों, 0 थी। अच्छा यानी ये इनिशियल दोस्तों सांद्रण है, ये प्रारंभिक सांद्रण है। उस समय दोस्तों इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये है t=0 टाइम पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रोडक्ट क्या है, 0 है। भाई जब रिएक्टेंट में कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, समय टाइम को हमने शुरू ही नहीं किया, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि 0 समय है ना। 0 समय पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक इसकी सांद्रता है, उस समय प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है। चलिए अब यहाँ पर t=t टाइम पर, यानी समय को थोड़ा हम कुछ लेते हैं, यानी t=t टाइम समय लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्टिव मास अब क्या हो जाता है, RT हो जाता है। यानी t=t टाइम पर इसके सांद्रण में कुछ चेंजिंग होता है दोस्तों, क्या होता है, t=, यानी कि अब यहाँ पे यही इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये वो कंसंट्रेशन है दोस्तों जो t समय में परिवर्तन होने वाला है, ठीक। ये परिवर्तन होने वाला है t समय। अब देखिए परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे क्या बना लेता है, R0। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्टिव मास ऑफ R, तो हम क्या करेंगे, एक्टिव मास ऑफ यहाँ पे RT है, जब ये चेंजिंग होगा तो यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ RT बनाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ R था, ठीक। और जो बाद में जो दोस्तों इसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग होता है वो एक्टिव मास ऑफ क्या है, R है, ठीक। t समय में कुछ न कुछ कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगा, वो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ RT। एक्टिव मास ऑफ RT बराबर दोस्तों क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ R0 माइनस एक्टिव मास ऑफ R। ये दोस्तों ये प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, बाद में जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगी प्रारंभिक में से उसे हम माइनस कर देते हैं, तब ये वैल्यू आ जाता है एक्टिव मास ऑफ RT का। अच्छा अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, दोस्तों एक हमने वीडियो लेक्चर बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए हमने अभिक्रिया का वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्कालिक वेग और इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट, इन सभी के बारे में हमने बताया है दोस्तों। तात्क्षणिक वेग का हम लोग उपयोग, डी का उपयोग, ज़्यादातर हम लोग डेल्टा का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पे डी का उपयोग क्यों कर रहे हैं ये उसी वीडियो लेक्चर में दोस्तों मिलेगा। हालांकि यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है तात्क्षणिक वेग मतलब जब दोस्तों जो टाइम होता है जब शून्य की ओर अग्रसर हो रहा होता है, यानी बहुत कम समय लगता है, तब हम लोग तात्क्षणिक वेग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ R। अच्छा दोस्तों जब इसका हमें दोस्तों R अभिक्रिया का वेग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ R टू द पावर 1। भाई हमने कहा था इसकी एक मोलर सांद्रण में परिवर्तन होगा, और जो मोलर सांद्रण परिवर्तन होगा यही है इसका घात, ठीक। भाई घात को ही जोड़कर तो हम लोग अभिक्रिया कोड निकालते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है।
अच्छा, यहाँ पे दोस्तों प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अभिक्रिया कांस्टेंट लेंगे, माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ आर। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसे पक्षांतर करेंगे, डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू के इंटू डी टी। समीकरण एक का समाकलन करने पर हमने समीकरण एक का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। राइट, अब दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं तो हम कहीं कहीं एल भी लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन जैसे हटाएंगे डी के साथ साथ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एल ले लिया। ठीक, माइनस एल एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू के इंटू टी, इसके सापेक्ष जब हमने समाकलित किया के इंटू टी प्लस सी, जहाँ सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अच्छा, समय जीरो रखा और चेंजिंग कंसंट्रेशन हमने आर रखा। भाई जीरो समय पे इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आर ही नाट तो होगा। यहाँ पे देखिए यही तो दिया है ना, यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो टाइम एक्टिव मास ऑफ आर नाट, वही तो यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आता है, माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हमने वैल्यू रखा, एक्टिव मास ऑफ आर का वैल्यू रख दिया, एक्टिव मास ऑफ आर नाट क्यों रख दिया, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो टाइम लिया है। ठीक, अभी हमने इस समीकरण को आपको बताया, और आर इंटू ये जीरो हो जाएगा, टी का मान जीरो इक्वल टू सी, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। अब दोस्तों सी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा क्या, माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर। दोस्तों यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, अभी हमने समीकरण 2 आपको दिखाया भी, माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू के इंटू टी माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू क्या है, के इंटू टी माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। राइट, के इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। यहाँ पक्षांतर किए, ये यहीं पर है, सेम जब इस साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान, के इंटू टी बराबर क्या होता है, एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट अपान डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, चूंकि एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट अपान एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू 2.303 लाग एक्टिव मास ऑफ आर नाट अपान एक्टिव मास ऑफ आर। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, के इंटू टी इक्वल टू 2.303 लाग एक्टिव मास ऑफ आर नाट अपान एक्टिव मास ऑफ आर। अच्छा, यहाँ पर अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दोस्तों एल एन है, हमने लाग में कन्वर्ट कर लिया, और इसी को हमने दोस्तों बेस 10 में कन्वर्ट करने 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाए, के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग एक्टिव मास ऑफ आर नाट अपान एक्टिव मास ऑफ आर, ये दोस्तों समीकरण 3 बना। अतः एक्टिव मास ऑफ आर नाट इक्वल टू ए मोल पर लीटर। ठीक, एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, के इक्वल टू 2.303 अपान टी, के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने इसका वैल्यू क्या रखा, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मास ऑफ आर नाट का वैल्यू हमने ए मोल पर लीटर रखा, एक्टिव मास ऑफ आर का वैल्यू हमने रखा ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। ये दोस्तों है समीकरण 3 और समीकरण 4। ये देखिए समीकरण 3 है, समीकरण 4। ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद करिए, इसे दिमाग में रखिए। ये दोस्तों समीकरण 3 और 4 प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक माना जाता है। बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी में एक ये भी गिवन होता है, एक ये भी ऑप्शन गिवन है, ये भी एक न्यूमेरिकल दिया है। अब ये आया कहाँ से, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों देखिए, हमने एक समीकरण लिया के इंटू टी, ये था एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर। तो माइनस का गुणा करने पर दोस्तों, जब हम माइनस का गुणा करते हैं तो यहाँ माइनस के इंटू टी इक्वल टू माइनस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। दोस्तों जब यहाँ माइनस गुणा करेंगे तो ये दोस्तों प्लस, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एल एन अब ये यहीं पर है, और इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोस्तों यहीं पर है, इसे हमने पक्षांतर कर दिया। ठीक, जब आप इसे पक्षांतर करेंगे ये प्लस में हो जाएगी, माइनस में एल एन एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस एल एन एक्टिव मास ऑफ आर नाट। ये समीकरण दोस्तों हमने बना लिया एक। ठीक, जब दोस्तों
T इक्वल टू T1, तब दोस्तों यहाँ पे चेंजिंग कंसंट्रेशन R, चेंजिंग कंसंट्रेशन R1, यानी T1 समय पे चेंजिंग कंसंट्रेशन क्या है, R1 है। तब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस समीकरण में जब वैल्यूज पुटअप करेंगे, ln एक्टिव मास ऑफ R के स्थान पे हमने क्या रखा, R1 माइनस के इंटू टी, यानी दोस्तों T1 समय पे कंसंट्रेशन में चेंजिंग R1 होगा, T समय में कंसंट्रेशन में चेंजिंग R था, ठीक, T समय में कंसंट्रेशन चेंजिंग R था, तो यहाँ पे दोस्तों T1 समय कंसंट्रेशन में चेंजिंग क्या हो जाता है, R1 हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए ln एक्टिव मास ऑफ R1 इक्वल टू माइनस के इंटू T1 प्लस ln एक्टिव मास ऑफ R नॉट, ठीक, ln एक्टिव मास ऑफ R1 इक्वल टू माइनस के इंटू T1 प्लस ln एक्टिव मास ऑफ R नॉट, इससे बना दिया दोस्तों हमने समीकरण थर्ड, ठीक। T इक्वल टू दोस्तों क्या है, T2 है, तब एक्टिव मास ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए ln एक्टिव मास ऑफ, यहाँ पे हम दोस्तों वैल्यू रखेंगे, यानी R के स्थान पे R2 रखेंगे और T के स्थान पे T2 रख देंगे, तो ln एक्टिव मास ऑफ R2 इक्वल टू दोस्तों माइनस के इंटू T2 प्लस ln एक्टिव मास ऑफ R नॉट, ये बन गया समीकरण नंबर 4, ठीक। समीकरण दोस्तों आप देख पा रहे हैं, समीकरण 4 में से 3 को जब हम माइनस करते हैं, सॉरी समीकरण 3 में से हम 4 को माइनस करते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, जब दोस्तों आप माइनस करेंगे ln एक्टिव मास ऑफ R1 माइनस ln एक्टिव मास ऑफ R2 इक्वल टू माइनस के इंटू T1 माइनस, और यहाँ दोस्तों माइनस के इंटू T1 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू T2, ये माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, ध्यान दीजिए R1 ln एक्टिव मास ऑफ R1 माइनस एक्टिव मास ऑफ R2 इक्वल टू माइनस के इंटू T1, ठीक, के इंटू T1 माइनस, माइनस का साइन लगाए घटा रहे हैं, फिर ये माइनस के इंटू T2, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आप डिवाइड में कर सकते हैं, ln एक्टिव मास ऑफ R1 अपान एक्टिव मास ऑफ R2, ये डिवाइड में हो जाएगा भाई, ln एक्टिव मास ऑफ R1 माइनस एक्टिव मास ऑफ R2 है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों K इंटू, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस T1 और ये माइनस माइनस प्लस T2, अब दोस्तों इसे हमने पक्षांतर किया, इस साइड में ले आया, T2 माइनस T1 हो जाएगा, बाकी इसे हमने वैसे रखा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए K इक्वल टू 1 अपान T2 माइनस T1 हो जाएगा, इस साइड में आएगा पक्षांतर ln बचा एक्टिव मास ऑफ R1 अपान एक्टिव मास ऑफ R2, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसे लाग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, लाग एक्टिव मास ऑफ R1 अपान एक्टिव मास ऑफ R2 होगा। अब दोस्तों ये देखिए वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, ये इतना वैल्यू, ये इतना, ये दोस्तों ध्यान दीजिए इतना वैल्यू है दोस्तों, ये इतना है दोस्तों ये वैल्यू ln को, अभी हमने आपको बताया भी कैसे, K इक्वल टू 2.303 अपान T2 माइनस T1 लॉग एक्टिव मास ऑफ R1 अपान एक्टिव मास ऑफ R2। समीकरण 4 को भी प्रथम कोड के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इनसे संबंधित फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ एग्जाम्पल, इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पलों के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एथेन का हाइड्रोजनन प्रथम कोड की अभिक्रिया का उदाहरण है। जब दोस्तों हम लोग एथेन यानी एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, C2H6 बन जाता है यहाँ पर। और अब जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यानी ROR लिखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ C2H4 टू द पावर 1 एक्टिव मास ऑफ H2 टू द पावर 0, ठीक। R इक्वल टू दोस्तों प्रोपोर्शनल का साइन हटाए कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ C2H4, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, अस्थायी नाभिकों के सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोड की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 88 यानी 88 रेडियम 226, ठीक। जब दोस्तों ये विघटित होता है तो ये टूटता है, अल्फा कण निकलता है, तो इसके लिए रेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ R टू द पावर कुछ होगा दोस्तों यहाँ पर 1 होगा, और R प्रोपोर्शनल कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, ये भी दोस्तों इस रेडियो एक्टिव का विघटन भी प्रथम कोड की अभिक्रिया होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए इसी प्रकार N2O5 एवं N2O का अपघटन एक प्रथम कोड की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक। अब दोस्तों इनसे संबंधित हम लोग एकाक न्यूमेरिकल के बारे में सीख लेते हैं। वैसे दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत से हैं, हम अलग से वीडियो लेक्चर इसके लिए बना देंगे, बट एक यहाँ पे न्यूमेरिकल इससे संबंधित जानना जरूरी है। प्रथम कोड की अभिक्रिया N2O5 इजेरो मार्क 2NO2 गैसियस फॉर्म में होता है दोस्तों, प्लस हाफ O2, राइट, में 318 केल्विन पर, ध्यान दीजिए 318 केल्विन पर